हेलो स्टूडेंट्स, क्या टॉपिक चल रहा है अपना? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था और कल हमने उसमें किया था पहला यूनिट वेक्टर। कौन सा? यूनिट वेक्टर किया था। क्लियर है? यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्या इसका यूज करते हैं हम, ये देखा था हमने। अब आगे देखिए, अगला टाइप देखिए। अगला टाइप भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। व्हाट? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम? व्हेन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट रिवर्स्ड, जब किसी भी वेक्टर की ओनली डायरेक्शन हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। ठीक है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट रिवर्स्ड इट बिकम्स नेगेटिव वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सपोज ए बी वेक्टर था। ठीक है, सपोज दिस इज ए बी वेक्टर। नाउ बिटवीन सेम ए एंड बी हमने उसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर दी, सो इट बिकम्स व्हाट? बी ए वेक्टर। ये पहले ए बी वेक्टर था एंड ऑन रिवर्सिंग जस्ट डायरेक्शन only it becomes ba vector. So this ba vector is what? Negative of ab vector. So negative vector means opposite direction. अगर हमें a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, मतलब किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो उस वेक्टर के जस्ट क्या कर दो? अपोजिट आप क्या कर दो? वेक्टर ड्रॉ कर दो। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना। ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही माइनस ए बी वेक्टर का भी रहेगा। ठीक है, मतलब कोई ए वेक्टर अगर है तो इसका मैग्नीट्यूड और माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ए। अच्छा, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी दिखाते हैं, जैसे ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ये एरो का साइन नहीं लगाएंगे, हम ओनली ए लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप माइनस ए बोल रहे हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? नेगेटिव नहीं होता है। तो ये समझ में आ गया हमें कि नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जितना उसके पॉजिटिव वेक्टर का है। ठीक है, बिकॉज देखिए बिटवीन सेम पॉइंट्स हमने देखा था ना कि लेंथ रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन रिवर्स करने पर लेंथ थोड़ी आपने चेंज की, लेंथ सेम मिल रही है बिटवीन ए एंड बी, सो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर। ओके, तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। किसके सेम? जितना उसके पॉजिटिव का था, मतलब माइनस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो ए बी वेक्टर का है। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो जो माइनस जो आ रहा है वो माइनस वेक्टर में हमेशा क्या दिखाता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या शो करेगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर क्लियर है? आई थिंक नेगेटिव वेक्टर बड़ा सिंपल है। क्या? कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जस्ट रिवर्स्ड इट बिकम्स नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब देखिए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अगला जो है वो है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। लाइक यूनिट वेक्टर जो हमने देखा था, इट वाज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 in any direction. Similarly, a vector of zero magnitude. What? A vector of zero magnitude. A vector of zero magnitude is called null vector or zero vector. So, जीरो मैग्नीट्यूड मीन्स अब हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर की जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? उसका मैग्नीट्यूड। तो जीरो मैग्नीट्यूड मतलब जीरो लेंथ, मतलब आप कहीं जा ही नहीं रहे हो, मतलब ये ए, तो ए पर ही खत्म हो गया वेक्टर। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों ए है, तो कौन सा वेक्टर बना? ए वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा, एक पॉइंट बस जस्ट पॉइंट, ए वेक्टर। ठीक है, सी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे सेम वाले आप
बी बी वेक्टर, पूरे कहीं तक भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, सब क्या है, ये जीरो वेक्टर। समझ में आ गया, ये सारे क्या है, जीरो वेक्टर। ई वेक्टर क्या है, ये भी जीरो वेक्टर है। अब समझ में आ गया जीरो वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट वेक्टर्स जो है सबसे ज़्यादा तो है आपका जीरो यूनिट वेक्टर, उसके बाद है आपका नेगेटिव वेक्टर, भी काफ़ी यूज होगा, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर में हमें क्या ध्यान रखना है, वेन एवर वी नीड टू ड्रॉ नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर, जस्ट रिवर्स इट्स डायरेक्शन बाय कीपिंग मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखें आगे, एक बार और देख लेते हैं। अभी तक हमने जो किया है वो केवल ये देखा है कि वेक्टर जो है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ अ वेक्टर, ठीक है। एंड देन हमने क्या देखा, यस टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर एंड जीरो वेक्टर, ठीक है, ये हमने देख लिए, क्लियर। अब एक होता है आपका, एक और बात करें पोजीशन वेक्टर, एक और बात करते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, पोजीशन वेक्टर। क्या, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए क्या है, जैसे ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है ना। तो हमें लिखना है, हमें बताना है जैसे कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके, ए के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन बतानी, मतलब एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जो ए के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन को बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना रहता है, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना है किसी अदर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना है वहां से उस पॉइंट की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर दो जिसका बताना है, ठीक है। स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे हम, तो डायरेक्शन इज एपी वेक्टर। क्या, एपी वेक्टर। तो हम बोलेंगे एपी वेक्टर इज व्हाट, एपी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आ गया। अगर हम बात करें पी ए वेक्टर क्या होगा, तो सिमिलरली नाउ यू कैन आंसर वेरी सिंपली, पी ए वेक्टर विल बी अ पी ए वेक्टर, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, पी, बिकॉज पी से ए की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। अब जैसे हम ओरियन के रिस्पेक्ट में बात कर लें, क्योंकि जनरली किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं मेंशन किया तो हम ओरियन के रिस्पेक्ट में बताते हैं, ठीक है। ये पी है, तो ये ओरियन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर। दिस ओपी वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। समझ में आ गया। हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी अदर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो ए पी एंड ओ पी आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, किसी का भी किसी के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो उसके लिए क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं उससे उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जिसका लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया। और वेक्टर फिर हम देख लेंगे क्या वेक्टर बन रहा है, वो एपी वेक्टर बन रहा है, वो एम एन वेक्टर बन रहा है, वो जो भी बन रहा है, ठीक है। क्लियर है ये, है ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखें नेक्स्ट इज व्हाट, इसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है कि जो ये जो एपी वेक्टर है इसको हम पी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में तो बोल ही रहे हैं, साथ में अगर ये डिस्प्ले, अगर ये मोशन हो रहा है पार्टिकल का, सपोज किसी ने बोला कि भाई अ बॉडी और पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू पी, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी और ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी, है ना। क्लियर। इफ अ बॉडी और पार्टिकल इज डिस्प्लेसिंग बिटवीन ए एंड पी और ए टू पी, then A is initial position and P is final position. Then a vector joining to initial and final position is also known as displacement vector. क्या हो जाएगा, displacement vector. तो ये AP जो है, AP वेक्टर
पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी है, एंड इफ देयर इज मोशन फ्रॉम ए टू पी देन ए पी वेक्टर विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो ए पी वेक्टर को हम एज पर रिक्वायरमेंट यूज करेंगे। ठीक है, कि वो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में यूज करना है हमें, वो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा हमें, और इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट, हाउ वी फाइंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली, है ना, इनिशियल perpendicular or shortest distance between initial and final position, so this will be its vector। समझ में आ गया है। so पोजीशन वेक्टर के साथ साथ हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे ये ओपी वेक्टर भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इफ अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन टू पी देन द ओपी वेक्टर विल बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बॉडी। क्लियर है ना, ऐसा। ठीक है, तो दोनों बोल सकते हैं, उसको एज अ पोजीशन वेक्टर भी हम बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। आगे देखें अब नेक्स्ट। तो अभी तक हमने केवल टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के साथ अभी हमने कैलकुलेशन कुछ नहीं किया है, अब हम कैलकुलेशन की तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं। पहला जो है इसके लिए, इसका मैथमेटिक्स जो हमें देखना है वेक्टर्स का, उसमें पहला इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के लिए पहला जो है कॉन्सेप्ट वो है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ समझो पहले। ट्राइंगल लॉ क्या था? ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग along two sides of any triangle means वो जरूरी नहीं कि वो इक्विलेटरल हो या समझ रहे हो ना, राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनी ट्राइंगल। ठीक है, तो if two vectors are, suppose this A, B and C, if two vectors are represented by two sides of triangle, कोई भी टू साइड्स ले लो इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब अगर आप ये ले रहे हो ए टू बी, इससे कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इस साइड से? या तो ए बी या बी है, कोई सा भी कर दो। ठीक है, मैंने ए बी कर दिया, एक हमने ले लिया ए बी वेक्टर। ठीक है, फिर सेम ऑर्डर में ये बी टू सी, मतलब सेम ऑर्डर में देना है, ए टू बी तो फिर बी टू सी, सी टू बी नहीं आना है। ठीक है, सेम ऑर्डर में जाना है। अगर आप बी ए ले रहे हो तो अगला ले लो आप क्या, ए सी, सेम ऑर्डर में। क्लियर हो गया? तो ए बी और दूसरा आपका क्या, बी सी। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर देन देयर सम और देयर रिजल्टेंट, वेक्टर्स में वेक्टर्स के सम को रिजल्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, देन देयर सम और देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, मीन्स व्हाट, ए टू बी, ठीक है, एंड बी टू सी। ये ए बी प्लस बी सी जो है इसका सम सेम ऑर्डर में नहीं मिलेगा, थर्ड साइड से अपोजिट ऑर्डर, मतलब क्या, ए सी। तो क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ऑफ क्या आया, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है क्या, ये सम है। ये वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को, ए सी वेक्टर जो है। दिस इज ट्राइंगल लॉ। ठीक है, ट्राइंगल लॉ समझ में आया? क्या बोल रहा है ट्राइंगल लॉ? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, देख रहे हो आप? तो अब ये डायग्राम हमेशा बनाने की जरूरत नहीं, एक बार डायग्राम बना के देख लिया अपन ने। बाकी देखो ये बी और बी कॉमन, ये चला गया, ए सी बन गया। ठीक है, अब डायरेक्ट बोलो आप, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू एम वेक्टर क्या बनेगा, ये गया पी एम वेक्टर बनेगा। समझ में आ गया? डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ए सी वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर क्या बनेगा, ये सी और सी गया, ए पी वेक्टर बन जाएगा। सीख गए होगे, है ना? समझ में आ गया? अब ए एम वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, इसमें ट्राइंगल लगेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि कहीं लगा दिया। ठीक है, तो समझ गए होगे? डायग्राम से फिर बना ही सकते हो, विदाउट डायग्राम भी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हो। एक बार देख लिया, समझ में आ गया?
इज दैट ओके? ओके, नाउ जैसे कि अब हम देखें तो इसका एग्जांपल देखें हम, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये केवल वेक्टर बताएगा कि कौन सा वेक्टर मिलेगा। ठीक है, ट्राइंगल लॉ क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि कौन सा वेक्टर मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो क्या हो जाएगा, ये एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे लिखा है ए बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर, क्या होगा, ट्राइंगल लगाओ, क्या आ जाएगा, ये ए वैक्टर क्या आ जाएगा, ए वैक्टर मतलब क्या, 0। तो अब एक्चुअली बी ए वैक्टर क्या था, माइनस ए बी वैक्टर था ना, क्या था, बी ए वैक्टर को क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी वैक्टर, है ना, माइनस ए बी वैक्टर लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर 0 तो आना ही है। ठीक है, और देखते हैं, एक ट्राइंगल है सपोज ए बी सी, है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर कितना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, ट्राइंगल लॉ से ये कितना हो गया आपका, ए सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, और ये कितना हो गया, 0। ठीक है, मतलब किसी भी ट्राइंगल में अगर सेम ऑर्डर में तीनों साइड से वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर वो फोर्सेस हों, ठीक है, 3 साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं फोर्सेस सेम ऑर्डर में किसी ट्राइंगल के, तो उनका रिजल्टेंट 0 होना है। ठीक है, तो ये इस टाइप का कभी है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, जैसे ये भाई ये F1 वेक्टर लग रहा है, ये F2 वेक्टर लग रहा है, और ये F3 लग रहा है। ठीक है, सेम ऑर्डर में ना तीनों, तो इनका रिजल्टेंट आप बोल सकते हो कि 0 ही होना है, दैट्स इट, खत्म बात। और F1 F2 F3 के मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0। कैसा, किससे, इस लॉजिक से बता रहे हैं। अब तो समझिए ना कैसे यूज करना है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन था सपोज, ये दूसरा। ठीक है, अब तीसरा देखो, इन द सेम ट्राइंगल ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर, ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। ये कितना हो गया, ए सी वैक्टर प्लस ये भी कितना है, ए सी वैक्टर, तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ए सी वैक्टर, ये आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आया, ये जहाँ सी ए था वो हमने ए सी कर दिया एक्चुअली। तो समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब। तो ट्राइंगल लॉ क्या बताता है, हमें समझ में आ गया। ट्राइंगल लॉ हमें ये बताता है कि जो वेक्टर्स का जो सम है वो कहाँ मिलेगा, किस डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब ट्राइंगल लॉ का भी थोड़ा हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल लॉ का यूज कर लेते हैं। ओके, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स जो हैं पॉइंट के वो x, y हैं किसी पॉइंट के। ठीक है, राइट डाउन position vector of P with respect to origin in terms of I cap, J cap, K cap। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं along the axis, इनके टर्म्स में बताना है हमें पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये सपोज P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं। इसका मतलब ये है कि ये हाइट जो है वो y है और ये जो डिस्टेंस है ये x है। आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, इसका ये मतलब है। नहीं पढ़ा हो तो भाई देख लेना। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू। तो वो कैसे बताएंगे, अभी हमने सीखा था आज ही कि o से p को ज्वाइन कर दो आप सीधे। ठीक है,
तो ये जो वेक्टर मिलेगा ओपी वेक्टर, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं इसको एम नाम दे दूं इस पॉइंट को, तो क्या मैं ओ एम वेक्टर लिख सकता हूँ और क्या मैं एम पी वेक्टर लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। कैसे? देखो इधर, ओ एम वेक्टर इज व्हाट? ओ एम वेक्टर इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स, क्योंकि एक्स लेंथ है, इसका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप। अरे कल ही तो सीखा था, यूनिट वेक्टर आई कैप है तो 10 का 10 आई कैप, 100 का 100 का आई कैप, तो एक्स का कितना? एक्स आई कैप। सिमिलरली एम पी वेक्टर क्या है? वाई मैग्नीट्यूड का वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दे रहा मैं, एम पी वेक्टर विल बी व्हाट? वाई जे कैप है। ठीक, तो अब देख लो ट्राइंगल लॉ से क्या दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा होगा, ओ एम प्लस एम पी इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में देखो आप क्या दिख रहा है कि ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर होगा। यस और नो? सो ओ पी वेक्टर कितना आ गया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। तो अब हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। हमें याद रखना है कि इफ अ पॉइंट has coordinates x comma y, then its position vector with respect to origin you can write directly xi cap plus yj cap। समझ में आ गया? अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? मॉड ऑफ ओपी अगर हम बात करें तो कितना आ गया? देखो भाई, ये मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ, इसकी लेंथ बतानी है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई भाई? ये निकाल लो आप, पाइथागोरस लग जाएगा, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कितना आ गया? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हो, ये एंगल इसकी डायरेक्शन होगी, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है? टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया। कैसे फाइंड किया है देख लो आप अच्छे से। वी जस्ट यूज ट्रायंगल लॉ with unit vector application that xi cap plus, this is the answer। ठीक है, so now we can use all these results directly। ठीक है, means सपोज एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-1। ठीक है, 4,-1, तो क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? राइट डाउन पोजीशन वेक्टर। अब ओनली पोजीशन वेक्टर बोला, ये नहीं बताया किसके रिस्पेक्ट में, तो और इनके रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर इक्वल्स टू, डायरेक्ट लगाओ, एक्स आई कैप मतलब 4 आई कैप माइनस जे कैप। दिस इज योर आंसर। समझ गया कैसे डायरेक्ट करना है? ठीक है कि नहीं? समझ में आ गया? तो ये है आपका। अब हमारे पास एक लॉजिक है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आगे देखो अब। और ठीक है, सिमिलरली 3D में भी इसी टाइप से, अगर 3D में कोऑर्डिनेट्स x, y, z हो तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, क्लियर? ये कैसे आता है अभी ये भी आप देख सकते हो, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे है। थोड़ा और वेक्टर हो जाए फिर ये भी प्रूफ कर लोगे। अभी आप डायरेक्ट इस बेस पे ध्यान तो रख सकते हैं। ठीक है, अपन यूज तो कर लेंगे डायरेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है ये हो जाता है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये अब इसमें हमने डायरेक्शन भी लिखी थी, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। डायरेक्शन मत लिखना यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट रहेगी और चैप्टर में बाद में आएगी, है ना? अभी लोड मत लो उसका। ठीक है, अभी केवल
वेक्टर अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दे मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो इट्स मैग्नीट्यूड। ये अभी इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में फिर ये भी अपने आप ही आप प्रूव कर लोगे, देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए जैसे कि अब हम बात करते हैं, अभी हम क्या सीखे, अभी हम ये सीखे कि कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो आप पोजीशन वेक्टर रख लोगे उसका, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी बता दोगे। लेकिन अभी हम किसके रिस्पेक्ट में लिखना सीखें, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करें किसी ए का मतलब किसी पॉइंट का किसी दूसरे अदर देन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ए हैज कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 and b has coordinates x2 y2 and z2, ठीक है। फाइंड और राइट डाउन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, ठीक है। ओके, अपन इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ए यहाँ पर कहीं है, बी यहाँ पर कहीं है, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट देयर पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना, विच विल बी ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। यस और नो? सिंपल। when you have coordinates of A and B, it means you have position vector of A with respect to origin, also position vector of B with respect to origin. Clear? ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, बिकॉज आप orally you can answer orally position vector of A with respect to origin will be x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap and of B OB vector will be x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Clear है? But what is our question? Our question is what is position vector of A with respect to B? तो आज ही बताया मैंने, जिसका पोजीशन वेक्टर लिखना होता है, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में लिखना रहता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है वहां से उसकी तरफ जाएंगे जिसका लिखना है। तो B के रिस्पेक्ट में A का लिखना है तो B से A की तरफ आएंगे। तो कौन सा वेक्टर मिला आपको? BA वेक्टर। So our answer is what? This is what? BA वेक्टर। ओके, लेकिन अब हमें केवल नाम नहीं बताना है कि उसका नाम क्या होगा, नाम तो बी ए वेक्टर होगा, ठीक है, लेकिन उसकी अब वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखिए ट्राइंगल लॉ घुमाओ, क्या बनेगा ट्राइंगल लॉ से, क्या दिख रहा है आपको, देखो खुद सोचो क्या बना है, मतलब ट्राइंगल लॉ की इक्वेशन यहाँ क्या बन रही है, आप देखो जरा, ठीक है, क्या होगा। तो क्या दिख रहा है आपको, ओ बी वैक्टर प्लस बी ए वैक्टर इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। ये देखो, ये सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में थर्ड साइड ट्राइंगल की। तो बाय ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओके, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर। सो बी ए वेक्टर हमें चाहिए था, कितना आ गया, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, एंड नाउ ओ ए वेक्टर यू नो, ओ बी वेक्टर यू नो, तो सिंपल आंसर। So OA vector is x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap minus of x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, and finally you have x1 minus x2 i cap plus y1 minus y2 j cap plus z1 minus z2 k cap। तो ये नहीं कि आप इसको रट लो क्या है, ये कोई रटना नहीं है ये, ठीक है ना, क्या रटना है इसमें फालतू। आप ये देखो कि भाई डायरेक्ट तो कर सकते हैं यार, डायरेक्ट लिखा ओरली कर लोगे आप फिर बाद में, तो ये सब याद नहीं करना है भाई, याद क्या रखना है कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो आएगा वो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये याद करने वाली बात है, समझ में आ गया, ये मतलब ध्यान रखना है, और ये हो गया होगा अब तक, ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया, टेंशन मत लो, ठीक। तो अभी हमने और क्या क्या कर लिया, आफ्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर, बाय आफ्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने ट्राइंगल लॉ किया, एंड देन बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ we can write or we have done position vector of a point with respect to origin and also with respect to any other point. Now you can write position vector of any point with respect to any other point, ठीक है, फिर वो origin हो कुछ भी हो। क्लियर है, समझ में आ गया,
ठीक है, तो कैसे ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो ए के रिस्पेक्ट, बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बी ए वेक्टर, और बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ए बी वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। तो बी ए वेक्टर क्या आया, बी ए वेक्टर आया ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक और है, बी ए में ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो देखो हमेशा क्या होगा, कोई भी वेक्टर लिखोगे ना आप, बी ए वेक्टर या ए बी वेक्टर या सी डी वेक्टर या एम एन वेक्टर कुछ भी, तो वो क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और इनके रिस्पेक्ट में माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, किसका, फाइनल पॉइंट का माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि बी इसमें इनिशियल था। ठीक है, एक देखते हैं अपन, डायरेक्ट देखते हैं, चलो सब लोग करते हैं। 1 - 2 3 ये P है, और 2 - 1, 4 ये Q है। हमें बताना है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। P का पोजीशन वेक्टर Q के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, P का पोजीशन वेक्टर Q के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका बताना है, तो Q से P की तरफ आएंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आपका Q P वेक्टर। विथ रिस्पेक्ट टू जो बताना है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बताना है वो इनिशियल पॉइंट होगा, और वो जिसका बताना है वो फाइनल पॉइंट होगा। ठीक है, तो Q P वेक्टर बना है। अब Q P वेक्टर क्या होगा, अभी देखा था हमने, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो P में से Q का माइनस कर दो, तो I x माइनस कर दो, J माइनस कर दो, K माइनस कर दो, I1 - 2 कितना, माइनस I कैप, -2 -2 +1 हो जाएगा, तो -J कैप, एंड 3 - 4 -K कैप। दिस इज योर आंसर। समझ गए? ठीक है, हो गया ना सिंपल, ओरली कर सकते हो ना फटाफट, है ना। इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको, ये सब यूज होगा, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मॉड चाहिए आपको, मॉड ऑफ दिस QP वेक्टर, सो इट विल बी √3 ओनली आंसर। ठीक है, हो गया कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं कि देख लें, पहले कॉन्सेप्ट लिख लें और फिर हम देखेंगे कि वेक्टर का यूज क्या है, वेक्टर फॉर्म में अगर कुछ लिखा है तो उसका क्या होगा। ठीक है, क्या मतलब होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। देखो इधर, अच्छा अभी सुनो, अभी हमने देखा कि एक हमने अभी लॉजिक देखा कि OP वेक्टर है ना, या इसको कुछ भी नाम दे दो, अगर XI कैप प्लस YJ कैप है तो इसका मॉड जो है वो होता है आपका कितना, √x² प्लस y², और उसका x एक्सिस से एंगल जो होता है वो होता है tan इनवर्स y/x। ये देखा हमने, है ना। ठीक है, अब ये हमने जो डिराइव किया वो हमने OP वेक्टर लेके किया, एंड OP वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, उससे डिराइव किया है। ठीक है, उससे सॉल्व किया था हमने। लेकिन भाई मैथमेटिक्स को क्या पता है कि OP वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन वेक्टर है, वो तो वेक्टर है ना। तो वेक्टर का मैथमेटिक्स तो सारी क्वांटिटीज के लिए क्या रहेगा, सेम। अब आप उसको डिस्प्लेसमेंट से डिराइव कर लो, या पोजीशन वेक्टर से, या वेलोसिटी से। समझ में आ गया? मैथमेटिक्स को नहीं पता, समझ रहे हो ना कैसे नहीं पता। तो ये लॉजिक्स हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि इसको जनरलाइज करें तो हम ये बोलेंगे कि इफ एनी वेक्टर इज in form of this xi cap plus yj cap, then its magnitude is this and its direction with the x axis is this। समझ में आ गया ना? क्यों कर सकते हैं, समझ में आ गया भाई, है तो वेक्टर ना, ये वेक्टर के लिए तो किया है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, तो वेक्टर का जो मैथमेटिक्स है वो किसी भी वेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, भले ही हमने उसको सॉल्व किससे किया था, बाय पोजीशन वेक्टर। ठीक है, बट है तो वेक्टर। समझ में आ गया ना? तो देखो अब क्या क्वेश्चन समझना, वेक्टर का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1,
पहला स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एक स्टेटमेंट लिखा है, तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है? इससे हमें केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम पड़ रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी डायरेक्शन कहाँ है ये हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ रहा है। यस और नो, है ना? बिल्कुल सही है। इसी की जगह दूसरा स्टेटमेंट ये लिखा हो कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज v वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब एक किसी को लग सकता है कि यार ये कितना अच्छा था, ये कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है, ये आपको अच्छा लगना चाहिए, इसको आपको अच्छा लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो है कि ये देख लो कि किस टाइप का वेक्टर है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप टाइप का दिख रहा है, क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं? ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है वेलोसिटी। दिस इज व्हाट वेलोसिटी इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म। वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड लाइक हियर। तो यहाँ अगर ये किस टाइप का वेक्टर है, क्लियर दिख रहा है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेक्टर फॉर्म भी यही बता रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन साथ में यहाँ डायरेक्शन भी मालूम पड़ जाएगी कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, मालूम पड़ेगा कि नहीं? एक्स एक्सिस से एंगल जो है वेलोसिटी वेक्टर का, वो थीटा कितना है आपका? tan इनवर्स, देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स 3/4, मतलब कितना? 37 डिग्री। पढ़ा होगा ये आपने, 37 डिग्री। तो एक वेक्टर फॉर्म अगर दे रखा है तो वेक्टर फॉर्म से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। कंप्लीट इन द सेंस कि हमें मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी, ठीक है? अब वेक्टर फॉर्म यहाँ पर हमें लिखने वाली बात है, अ वेक्टर फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ अ क्वांटिटी contains direction and magnitude both। ठीक है, समझ में आ गया? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फॉर्म जो है क्वांटिटी का, इफ क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स वेक्टर फॉर्म इज गिवन, मींस इट इज गिवन in vector form, then it contains more information, it gives magnitude and also direction, but this is giving only magnitude। इससे मालूम ही नहीं पड़ रहा कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, वो कैसे मालूम पड़ रहा है इससे? क्लियर? तो वेक्टर फॉर्म में कभी दे रखी हो क्वांटिटी तो हमें दुखी नहीं होना है। कुछ लोग बड़े अनईजी फील करने लगते हैं, वेक्टर आ गया, वेक्टर आ गया, तो आपको खुश होना है। क्यों? क्योंकि भाई आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। समझ में आ गया? क्लियर? अब ये अलग अलग लिखता है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स डायरेक्शन इज, तो इतना लिखने की जगह उसने डायरेक्ट क्या लिख दिया? वेक्टर फॉर्म। तो इससे आपको अपने आप में मालूम पड़ रहा है कि मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन इतनी है। ये आप ओरली कर सकते हो, या √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर में क्या आप स्टेप्स लगाओगे? नहीं ना। और tan इनवर्स 3/4 में क्या लगाओगे? तो ये देखते बराबर ही आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कैलकुलेट किया, जरूरत नहीं है, आप मन में ही कर लोगे इतना। समझ रहे हो ना? तो वेक्टर फॉर्म का समझ में आया क्या मतलब है? कि वेक्टर फॉर्म में अगर कोई क्वांटिटी दे रखी है तो उसमें डायरेक्शन भी रहती है, ठीक है? मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है, डायरेक्शन भी रहती है, ठीक है? तो वेक्टर फॉर्म से अपने को डरना नहीं है, ठीक है? आपको तो ढूंढ अच्छा है कि वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो अच्छा है, हमें उसको अच्छा सोचना है कि अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वो अच्छा तभी लगेगा जब वेक्टर पे आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। अब मतलब वेक्टर अच्छा नहीं आता और वेक्टर का क्वेश्चन उठा के बैठ गया तो फिर टेंशन तो होगा, और टेंशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है ना? फिर लोग वेक्टर देख के क्वेश्चन छोड़ने लगते हैं, कुछ लोग तो 11th में, और वेक्टर दे आए इसमें छोड़ दो। और वेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है इस साल भी, नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है? आपको कॉलेज में भी सब जगह काम आना है तो इसलिए ठीक से देखो, है ना? समझ में आ गया? ठीक है कि वेक्टर फॉर्म जो है वो अगर दे रखा है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, डायरेक्शन भी मिलेगी, ठीक है? समझ में आ गया? अब ये
ये वेक्टर जो है, ये फॉर्मेट, ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का हो सकता है। जैसे ये हमने डिराइव तो किया था पोजीशन वेक्टर से, फिर हमने वेलोसिटी वेक्टर भी लिख लिया इस फॉर्म में। यू कैन राइट फोर्स वेक्टर ऑल्सो, कि भाई फोर्स वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 2j कैप है, कहीं पर किसी पॉइंट पर लग रहा है। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स अभी हमने एक देखा कि अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में रहता है, अभी आगे और एक्सप्लोर होगा, वो टेंशन मत लो। अभी तो जस्ट हमने ट्रायंगल लॉस ही देखा है, उसका और अभी डिटेल मीनिंग आएगा आगे, है ना। लेकिन अभी हमने ट्रायंगल लॉस से इतना सीख लिया कि अगर इस फॉर्म में वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, ये तो सीख लिया ना हमने एटलीस्ट। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब आगे देखते हैं। तो अभी आप इतनी ही प्रैक्टिस करें कि भाई पोजीशन वेक्टर जो है, मतलब घर पे आपको करना क्या है अभी प्रैक्टिस। जो लोग वेक्टर अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि आप ये देखें कि भाई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखो आप। ओरिएंट के रिस्पेक्ट में मैं दूंगा असाइनमेंट, जो भी लोग पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी दूंगा वेक्टर का, ठीक है। अभी आपको आज ही मिल जाएगा शाम तक। फिर कोई 2 पॉइंट ले लो, उनका एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखो कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी है अभी, है ना। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कोई वेक्टर का दे रखा है तो उसकी डायरेक्शन एंगल आ सकता है तो कितना आएगा, ये सब, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे थोड़े और। अब इसमें हम बात करेंगे आगे, एक तो आपको पॉलीगॉन लॉ करना है, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम लॉ करना है, ठीक है। ये दोनों लॉ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा वेट करिए, कंप्लीट हो जाने दीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, टेंशन मत लो, है ना। अब जैसा कोई सोच रहा हो पॉलीगॉन लॉ, तो पॉलीगॉन लॉ आने वाला है, पॉलीगॉन लॉ भी करेंगे हम, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ भी करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ तो हमने कर ही लिया है ना। तो सब आएगा, थोड़ा सीक्वेंस आपका और यहाँ का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए थोड़ा वेट करो, है ना। और अच्छे से देखो, जो बताते आ रहे हैं उसको अच्छे से देखो। और यहाँ तक में कोई डाउट हो तो आप लिख के भेजो कि सर ये प्रॉब्लम है ना, तो अपन उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।